चलिए देखिए, सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.3। 1.3 का पहले हम जानेंगे परिचय। इसका परिचय क्या क्या है, ठीक है। आवाज आ गई भाई सबको? पहले हम इसका परिचय जानेंगे कि परिचय क्या क्या है इसमें 1.3 में, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे, जैसे कि हमेशा हम शुरू करते हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई गड़बड़ ना हो समझने में। कंसेप्ट अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट इज पावर। गरिमा चौधरी 1.1 और 1.2 बेटा मैंने करा दी है। इससे पहले डेली क्लास होती है अपनी दोपहर में, डेली हम करते हैं उसमें, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 1.3 के परिचय में जानना होगा कि उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय यानी कि सबसेट। ओके, अब सबसेट क्या होता है ये देखिए। यदि कोई समुच्चय आपके पास ए है, मान लो एक समुच्चय में ए लिख लेता हूं, ए के अंदर अवयव है मेरा 1 2 3, और एक मैं समुच्चय बी लिख लेता हूं, बी के अवयव है मेरे 1 2 3 4 5, ठीक। अब यदि ए के सारे अवयव बी के अंदर हो, ए के सारे अवयव आपके बी के अंदर है, तो मैं कहूंगा कि ये जो ए है ना, ये बी का सबसेट है। ए बी का उप समुच्चय अगर ए के सारे अवयव। अब देखते हैं भाई, ए के अंदर जो ए है 1 है वो यहां पे भी है, 2 है ये यहां पे भी है, 3 ए में है और बी में भी है। तो यहां से मैं कहूंगा कि जो ए है, ए बी का उप समुच्चय है, ए बी का उप समुच्चय है, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया उप समुच्चय किसको कहते हैं? यदि यदि एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो मैं कहूंगा ए बी का उप समुच्चय है। अब इस बात को मैं हर बार ऐसे थोड़ा ही लिखूंगा ए बी का उप समुच्चय है, तो इसके लिए एक निशान होता है आपका, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे और उससे हम जान लेंगे कि ये उप समुच्चय है या नहीं। देखो इस तरीके से यहां पे मैं लिखूंगा इसको कि ए जो है वो उप समुच्चय है किसका? बी का। ये जो निशान होता है आपका, ये उप समुच्चय का निशान होता है, ठीक है बच्चों। सबको आवाज समझ में आ रही है? आवाज मेरी आ रही है अच्छे से? ये जो ए है ये बी का उप समुच्चय है, और ये जो हमने निशान लगाया बीच में, इसी निशान को हम उप समुच्चय का निशान कहते हैं। ये हमारा उप समुच्चय या फिर सबसेट का निशान है, ठीक है बच्चों। ये हमारा उप समुच्चय या फिर सबसेट का निशान है। अगर मैं इसको ऐसे लगा दूंगा, ऐसे कट कर दूंगा, तो मैं कहूंगा कि ये इसका उप समुच्चय नहीं है। ओके, आपको समझ में आ गया बच्चों? उप समुच्चय किसको कहते हैं? जब किसी एक समुच्चय के सारे अवयव किसी दूसरे समुच्चय में होते हैं, तो वो उसका उप समुच्चय होता है। अब अगली बात सुनिए, उप समुच्चय के कुछ रूल हैं। जैसे मान लो कोई आपका एक ए जो है कोई समुच्चय लिख दिया मैंने, इसके अंदर अवयव ले लिया 1 और 2। अब इसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, इस बात को देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रिक्त समुच्चय होता है, जो मैंने आपको पिछली डेफिनेशन में बताई थी, ये जो रिक्त समुच्चय होता है जिसको फाई से दर्शाते हैं, ये हमेशा हर एक, ये समुच्चय हमेशा इसका उप समुच्चय रहेगा। फाई जो होता है रिक्त समुच्चय, हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। जो फाई है वो हमेशा आपका क्या रहेगा? उप समुच्चय रहेगा किसका? ए का। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसके अंदर जितने भी अवयव हैं वो सब ए के उप समुच्चय होंगे। अगर मैं बात करूं ए के उप समुच्चय लिखिए, आपसे कहा भाई ये जो ए है इस ए के उप समुच्चय लिखिए, कौन कौन से उप समुच्चय होंगे, तो आप लिखोगे इसके उप समुच्चय भैया फाई होगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय हमेशा उप समुच्चय ही रहेगा। दूसरा, इसका अवयव 1 है, तो 1 जो है ये भी इसका उप समुच्चय है ए का। अगर मैं 2 कहूं तो 2 भी इसका उप समुच्चय है। और 1 और 2, कोई भी जो समुच्चय होता है वो अपने आप में खुद का भी उप समुच्चय ही होता है। आई बात समझ में? तो अगर ए के मैं टोटल उप समुच्चय लिखता हूं, तो कितने उप समुच्चय हो गए हमारे? 1 2 3 4। ये जो है टोटल ए के उप समुच्चय हैं। और ये जो किसी समुच्चय के कुल, ये जो किसी भी समुच्चय के जो कुल उप समुच्चय होते हैं, इन उप समुच्चय को बोलते हैं घात समुच्चय। क्या बोलते हैं इनको? घात समुच्चय। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको हम बोलते हैं घात समुच्चय। पावर सेट, क्या बोलते हैं? पावर सेट। अगर आपसे किसी का भी पूछा जाए कि भाई उसके घात समुच्चय बताओ, तो उसके जो कुल उप समुच्चयों की संख्या होगी वही उसके घात समुच्चय होंगे। अगर यहाँ पे ए है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो ए है, ये ए है आपका M1 समुच्चय है, इसके कुल घात समुच्चय कितने होंगे? तो इसके कुल घात समुच्चय 4 होंगे। ये निर्भर करता है इसके अंदर के अवयव पर। तो यहां से हमें इसका सूत्र मिल जाता है कि घात समुच्चयों की संख्या, घात समुच्चयों, ये सूत्र नोट कर लेना, घात समुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 की घात n। क्या होता है? 2 की घात n। घात समुच्चयों की संख्या होती है 2 की घात n। और जहां
जहां n जो है आपका n अवयव की संख्या है, अवयव की संख्या। ठीक है बच्चों, घात समुच्चय आ गया। जैसे मान लो आपको मैंने एक दूसरा समुच्चय यहां पे दिया, मैंने एक समुच्चय लिख लिया यहां पे ए बी और सी। आपसे पूछा गया कि बताओ बच्चों उसके घात समुच्चय कितने होंगे, कितने घात समुच्चय होंगे, कितने घात समुच्चय होंगे। तो कितने घात समुच्चय होंगे इसके घात समुच्चय होंगे 2 की घात n। और n बराबर कितना है यहाँ पे, अगर n बराबर देखो तो n क्या है, कुल अवयवों की संख्या 1 2 3, तो n बराबर कितना हो गया 3। तो 2 की घात 3 बराबर कितना 8, तो कुल घात समुच्चय कितने होंगे इसके 8 होंगे, जिसको हम पावर सेट बोलते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया घात समुच्चय क्या होता है? नेचुरल नंबर है इसलिए इनको n से दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है, गरिमा चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एन जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा क्योंकि ये तो नंबर ऑफ अवयव है। आई थिंक मुझे लगता है बच्चों को समझ में आ गया घात समुच्चय किसको कहते हैं बच्चों, कि नहीं आया कमेंट बॉक्स में बताते चलिए मुझे एक एक बात। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको तुरंत जैसे एकदम से पूछ लिया करो, बिल्कुल वेट नहीं करना कि सर इसको पूछे या नहीं पूछे। ठीक है, अगला जो आपको जानना है इंपॉर्टेंट, अगला जो आपको जानना है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये है। उप समुच्चय समझ में आ गया सबको, घात समुच्चय समझ में आ गया। अब देखिए अंतराल समुच्चय, अंतराल आर के उप समुच्चय, अंतराल आर के उप समुच्चय। ये अंतराल आर के उप समुच्चय होते क्या है? सबसे पहली बात, ये अंतराल आर के उप समुच्चय क्या होते हैं? सबसे पहली बात देखिए, इस चीज को हम समझेंगे इस बात से, और इस बात से जो है ये चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी कि अंतराल समुच्चय होता क्या है। अब यहाँ पे आपको नंबर लाइन दिखाई दे रही होंगी और इस नंबर लाइन में कुछ ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये आप देखोगे ना, इसमें छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, ए और बी आपका लिखा हुआ है, दोनों तरफ जो है स्मॉल ब्रैकेट इसने बना दिया है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसका कुछ अपना मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये अंतराल है यहाँ से ए से बी तक का, लेकिन मान लो ये जो ए बी है ये किसका अंतराल है? ये कोई संख्या मान लो यहाँ से बीच में क्या आपके x है, ये बीच में क्या है x है। तो ये जो अंतराल समुच्चय ये बताएगा, ये जो निशान है आपके ये बताएंगे कि ये जो x है हमारा वो a से तो बड़ा है, x हमारा a से बड़ा है और b से छोटा है, यानी कि इसके अंदर ए बी इंक्लूड नहीं है। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना खाली जगह इसमें दर्शा रहे होंगे, ये जो खाली जगह यहाँ पे दर्शा रहे हैं बिल्कुल व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रही है, ये खाली जगह जो है इस बात को दर्शा रही है कि इसके अंदर आपका ए बी इंक्लूड नहीं है। यानी कि अगर मैं कोई यहाँ पे नंबर लाइन लेता हूं और नंबर लाइन पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे 5, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूं 8, ठीक है, और इस बात को मैं इस तरीके से दर्शाता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इस बात को इस तरीके से दर्शाता हूं ऐसे, ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं खाली। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो हमारी कोई संख्या है बीच में, मान लो कोई भी x है, ये x 5 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा। इस ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि इस वाली संख्या में ये अगर मैं लिख दूं यहाँ से 5 से लेकर 8 तक इस तरीके से, तो ये चीज ये दर्शा रही है, इसका मतलब ये है कि 6 और 7 इसमें आएंगे, 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा और 8 भी इंक्लूड नहीं होगा। ये बात समझ में आई बच्चों? इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? इस ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ पे ए बी इंक्लूड नहीं होगा। ये जो आपका मैंने x माना है इसका मतलब है कि जो x है वो a से बड़ा है और b से छोटा है, इसका मतलब ये होता है। ओके बच्चों, कोई डाउट किसी को? ये ब्रैकेट बेटा बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसमें देखिए यहाँ पे आपको बिग ब्रैकेट जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये वाली लाइन आपको बिग ब्रैकेट जैसी दिखाई दे रही होगी। चलिए मैं इसको थोड़ा अलग ले लेता हूं ताकि आप लोग जो है और अच्छे समझ पाओ, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ जैसे एरिया में समझ में नहीं आए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। अब यहाँ पे देखिए इस चीज को, ये चीज आपको कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर जो है बिग ब्रैकेट लगे हुए हैं, इस बार यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, ये वाली फॉर्म लगी हुई है ब्रैकेट की, और इसके अंदर ए बी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है? और यहाँ पे देखो ये पूरे के पूरे जो गोले हैं ये बिल्कुल डार्क कर दिए गए हैं, ब्लैक कर दिए गए हैं, और अंदर की लाइन जो है ब्लू है। तो ये ब्लू लाइन हमें ये दिखा रही है कि इसमें अगर मैं मान लेता हूं कि ये x है, इसकी जो क्वांटिटी है वो x है, तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो a से छोटा या a के बराबर होगा, यानी कि इस बार a को इंक्लूड करेंगे। दूसरा, ये जो x है वो b से छोटा या b के बराबर भी होगा, मतलब ये जो ब्रैकेट होता है आपका, ये ब्रैकेट दिखाता है ये साइन को, ठीक है, और ये जो इस तरफ का ब्रैकेट है ये ब्रैकेट आपका दिखाता है इस साइन को,
ठीक है, आया बात समझ में। इन ब्रैकेट का बहुत बड़ा महत्व है, इनकी शेप से आप जान लीजिए इसका मतलब क्या होता है, इसीलिए मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, अगला देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में क्या है आपका, इनको मिक्स करके भी दे सकता है, क्वांटिटी को आपको रखने के लिए इनको मिक्स करके भी आपसे दे सकता है, कि इस तरह भी आपसे वैल्यू पूछ सकता है कि बताओ इसका मीन्स क्या है। और यहाँ पे ए भी है, वहां पे आपको कुछ संख्याएं दे देगा वो, और कहेगा कि भाई निर्माण विधि में लिखी है समुच्चय विधि में, तो आप तभी लिख सकते हो जब आपको उसका मतलब पता हो। तो अभी मैंने बताया भाई इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ग्रेटर या इक्वल टू, ग्रेटर या इक्वल टू। और यहाँ पे बी पे देखिए खाली है, तो इस तरफ ये वाला निशान लगाया, ये वाला निशान सिर्फ इस चीज को दर्शाता है कि या तो बड़ा है इससे या फिर छोटा है, यानी कि इसमें ये चीज इंक्लूड नहीं होगी। तो अगर ये जो ए बी लिखा हुआ है, इस ए बी को आप निर्माण रूप में लिखोगे ऐसे करके, इस ए बी को अगर आप निर्माण रूप में लिखोगे तो कैसे दिखाओगे इस बात को, तो इस बात को आपको दिखाना पड़ेगा इस तरीके से कि यहाँ पे जो एक्स है हमारा वो ए से बड़ा या ए के बराबर है लेकिन बी से छोटा है। यानी कि अगर आपके ब्रैकेट के अंदर संख्याएं लिख दी जाए यहाँ पे 2 से लेकर 9 तक की, तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे इस तरीके से, आप इसको लिखोगे इस तरीके से कि 2 इंक्लूड होगा, 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 9 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब बात समझ में आ रही बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कोई डाउट हो किसी को तो भी वो भी कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन ये इसका ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यही रहता है जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि बिग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं, बड़े कोष्टक के नाम से भी जानते हैं, जिस भाषा में आपको समझ में आती है बात, बस आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अब जैसे इस रूप में आपको दे सकता है, ये इस रूप में दे सकता है भाई, तो इस रूप का मतलब क्या समझे भाई, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब है कि ग्रेटर होगा, और यहाँ पे जो है बी के साथ में ये वाला ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब है कि ये इससे स्मॉलर या इसके इक्वल टू हो जाएगा। जैसे कि आप इस निशान से भी देख सकते हो, नंबर लाइन पे ये चीज यहाँ पे खाली छोड़ी है और यहाँ पे बी पे इसको डार्क किया है, तो इसका मतलब बी को इंक्लूड करेंगे, ए को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब होगा, अगर ऐसे संख्या लिखी आपकी कोई, तो इसका मतलब होगा कि जो एक्स है वो ए से तो ग्रेटर है और बी के इक्वल टू या उसके बराबर हो सकता है। अगर मैं इस चीज को संख्याओं में लिख देता हूं, जैसे मैंने 2 और 5 लिख दिया यहाँ पे, तो इस चीज को कैसे दिखाओगे आप, इस चीज को इस तरीके से बताओगे कि 2 तो इंक्लूड है, तो 2 आएगा, नहीं 2 जो है वो आपका इंक्लूड नहीं है क्योंकि 2 इसमें नहीं आएगा, 2 से बड़ा, तो यानी कि 2 से बड़ा इसमें बच्चों आपका आएगा क्या, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 भी इंक्लूड होगा। ओके, अमन दुबे कह रहे हैं मैथ इज माय फेवरेट, वेरी गुड बेटा, हमेशा फेवरेट ही बना रहे। ये बात समझ में आई आप लोगों को, जो मैंने आपको बताया इतनी चीजें समझ में आ गई। सुने ना, नीमनी चौहान वेलकम बेटा। जो जो चीजें मैंने आपको बताई ये समझ में आ गया, प्रणाम बेटा प्रणाम। तो अब एक बार मैं आपको ये सारे निशान जो है लिख के दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूज आपको क्रिएट ना हो, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ए और दोनों तरफ जो है स्मॉल ब्रैकेट बना दिया ये वाला, तो इसका मतलब समझ गए कि इसका मतलब है कि जो संख्या है वो हमारी ए से बड़ी है और जो वो है बी से छोटी है, इस बात का मतलब ये हुआ। दूसरा, हमने ए बी दोनों की तरफ बड़ा ब्रैकेट बना दिया, बड़ा कोष्टक बना दिया, तो इसका मतलब है ये जो एक्स है वो ए के बराबर, ए से बड़ा या ए के बराबर हो सकता है और बी से छोटा या बी के बराबर भी हो सकता है। इस चीज का ये मतलब हो गया। अगर आपको ऐसे लिख के दे दिया उसने इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि x जो है वो a से तो बड़ा है और b के बराबर या b से छोटा है। और इस बात को अगर उसने ऐसे लिख के दे दिया आपको a b, तो इसका मतलब है कि a के बराबर या a से बड़ा है और b से छोटा है। ओके, इतनी बातें सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल, रहीस पाल वेरी गुड बेटा, हर एक बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा। डेली दोपहर में क्लास शुरू करते हैं 12:30 बजे, 12:30 से 1 के बीच जो है क्लास आपकी डेली कंटिन्यू लगती है। इतनी बात समझ में आई भाई सभी बच्चों को, या अभी भी कोई डाउट है? इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को, या अभी भी कोई डाउट है? जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर हम आगे अगली बात बताते हैं आपको, अगली बात बताते हैं आपको। कमेंट बॉक्स में बताते चलिए फटाफट। इतनी चीज समझ में आई सबको? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात समझिए आप। नेक्स्ट हमें क्या जानना है, अभी मैंने बताया भाई उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय होता है कि जब किसी ए समुच्चय के, जैसे मान लीजिए ए आपका समुच्चय है 1 2 3, ए समुच्चय के सारे अवयव समुच्चय बी में अगर आपको मिल जाते हैं, जैसे बी के अंदर मिल गए आपको 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे भाई, ए के सारे अवयव बी के अंदर है कि नहीं है?
ए के सारे अवयव बी के अंदर हैं, तो मैं इसको बात को कह दूंगा कि ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, लेकिन अगर ए के अवयव तो बी में हैं लेकिन बी के सारे अवयव ए के अंदर नहीं है, तो ऐसे में बी को ए का क्या कहेंगे? तो ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का अधिसमुच्चय हो जाएगा। बी ए का अधिसमुच्चय है। आगे समझ में? अगर ए के सारे अवयव बी में है तो ए बी का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय को हम इस निशान से दर्शाते हैं। उपसमुच्चय नहीं है तो इस निशान से दर्शाते हैं। तो बी ए का क्या हो जाएगा? अधिसमुच्चय है। ओके, अब कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, तो बी को ए का क्या कहेंगे? तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर मान लो हमारे पास दो समुच्चय आ गए, इस तरीके से दो समुच्चय आ गए, ए जिसके अवयव क्या थे? ए के अवयव थे मेरे 1 2 3, ठीक है, और दूसरा समुच्चय मेरे पास बी आ गया और बी के अवयव भी मेरे हैं 1 2 3। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे? क्या ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं है? क्या ए बी का उपसमुच्चय होगा इस कंडीशन में? बताइए। अगर दोनों समुच्चय आपके बराबर हैं, तो अगर दोनों समुच्चय बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे इसको? ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी मुझे फटाफट। इस बात से आप लोग क्या समझोगे कि ए बी का उपसमुच्चय है या फिर नहीं है? फटाफट बहुत स्पीड के साथ में आप लोग बताओगे इस बात को, बहुत ही स्पीड के साथ में। जल्दी, किसी ने बताया? ये बेटा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सबका एक ही सिलेबस है, ये वो वाला चल रहा है अभी। हाँ भाई बच्चों, हाँ ए उपसमुच्चय है बी का। गेमर निखिल कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। हम कहेंगे कि ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का, ठीक है, या फिर ये बात भी तो कह देंगे कि बी उपसमुच्चय है ए का। भाई जब दोनों ही कंडीशन में बराबर हैं और दोनों में ही आपका क्या है? बराबर अवयव है और सेम टू सेम अवयव है, तो ऐसे उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे उसको कहते हैं उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय। आगे बात समझ में? तो उचित उपसमुच्चय कितने बच्चों को समझ में आ गया? ऐसे समुच्चय जिसके अंदर उनके अवयव भी समान होते हैं, ऐसे समुच्चय को हम उचित उपसमुच्चय कहते हैं। और इस उचित उपसमुच्चय को बच्चा इस निशान से दर्शाते हैं। आप लोगों ने ये निशान देखा भी होगा कई जगह लगा हुआ ऐसे। अरे एक मिनट, बड़ी ड्राइंग का बेटा लोचा पड़ जाता है कभी कभी। इसको हम इस निशान से दर्शाते हैं, दोनों तरफ तीर लगा के, इस निशान से, ठीक है। तो हम कहेंगे ए बी का उचित उपसमुच्चय है या बी ए का उचित उपसमुच्चय है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया आपकी? कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों कि हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अगर कोई एक समुच्चय है आपका, उसके अवयव बी में भी हैं और सेम टू सेम अवयव हैं, तो हम ए को कह सकते हैं कि भाई ए बी का उपसमुच्चय है, बी को भी कह सकते हैं कि बी ए का भी उपसमुच्चय है। तो हम इस बात को, जब ऐसी कंडीशन बनती है कि अवयव समान है, बिल्कुल बराबर है, तो उसको कहते हैं हम उचित उपसमुच्चय और इसको हम इस एरो से दिखाते हैं। अब बताओ बच्चों इतनी बात समझ में आई आपको? अब एक टर्म और बची है आपकी, उसको और जान लो, फिर हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। रहीस पाल, वेलकम बेटा, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सार्वत्रिक समुच्चय, अगला आपका सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। यह सार्वत्रिक समुच्चय किसको कहते हैं? बताओ जल्दी फटाफट, सार्वत्रिक समुच्चय किसको कहते हैं? देखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। मान लीजिए आपका एक समुच्चय है ए के कुछ अवयव हैं आपके पास 1 2 3, और एक समुच्चय आपका बी है, बी के अवयव हैं आपके 2 3 4, ठीक है। अब अगर आपको सार्वत्रिक समुच्चय निकालना, उसको यूनियन से बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसा समुच्चय यहाँ पे रखा है, मान लो कोई ऐसा समुच्चय, यूनियन का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसके अंदर ए बी सबके अवयव हों। मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3 है, 2 3 4 4 भी है, तो इसके अंदर इसके सारे अवयव हैं, तो मैं कहूंगा कि ये क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनियन समुच्चय है, ठीक है बच्चों। सार्वत्रिक समुच्चय वो होता है कि अगर कोई ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर दिए गए समुच्चय के सारे अवयव उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो मैं कहता हूं ये इसका सार्वत्रिक समुच्चय है। और सार्वत्रिक समुच्चय को हम यू से दिखाते हैं, इसको हम यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? यूनियन। यूनियन का मतलब समझते हो? जोड़ना। यानी कि जैसे अगर एक आपका दे दिया गया समुच्चय 2 3 4 और बी आपका समुच्चय दे दिया गया है 5 6 3, ठीक है,
और आपसे कहा गया कि इनका सार्वत्रिक समुच्चय बताओ क्या होगा, इसका सार्वत्रिक समुच्चय बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप किसमें करोगे, ए बी को इकट्ठा रखोगे, लिखोगे ए यूनियन बी, और ए और बी के अवयव को एक जगह रख दोगे, 2 3 4 5 और 6। और मैंने आपको पहले दिन बताया था कि कभी भी समुच्चय लिखते हुए अवयव को रिपीट नहीं करते हैं, समुच्चय को लिखते हुए कभी भी अवयव आपके रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 4 2 3 4 आ गया, 5 6 5 6, तो ये आपका यूनियन समुच्चय हो जाएगा, इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। कितने बच्चों को समझ में आया सार्वत्रिक समुच्चय किसको कहते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए जो जो मैं बता रहा हूं बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते चलें और वीडियो को शेयर करते चलें। अब हम जो एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मुझे लगता था कि आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए, आई थिंक सबको पता चल गई होंगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो उप समुच्चय क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ, सबको समझ में आ गया उप समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, उचित समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, ये सब चीजें आप लोगों ने जान ली अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया गेमर निखिल, वेरी गुड। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज, अब टाइम हो चुका है एक्सरसाइज को शुरू करने का, और देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। जितने बच्चे सही से आंसर देंगे वहां से हमें पता चलता चला जाएगा कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आया है कि या वैसे ही झूठ मूठ में ना हाँ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका आपके सामने आ गया है। अब मुझे बताइए इसमें क्या आएगा, कौन कौन बच्चा देखते हैं आंसर एकदम से राइट आंसर देगा। अभ्यास 1.3 आपके सामने आ गई है, सबको क्लियर दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे, सबको क्लियर दिख रहा है क्या, क्लास 11th, ठीक है। अब यहां पे देखिए, निम्नलिखित स्थानों में प्रतीक डैश और डैश को भरकर सही कथन बताइए कि ये सही है या नहीं है। ये जो कथन है हमारा ये होता है उप समुच्चय का, कि ये उप समुच्चय है, उप समुच्चय है का, और ये वाला जो होता है ये है नहीं है का। तो यहाँ को आपको दिया गया है कि एक यहाँ पे 2 3 4 है, और यहाँ पे आपका कितना है बच्चों, 1 2 3 4 5, तो हमें बताना है ये इसका उपसमुच्चय है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे आपका 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ पे 4 है, इसमें भी 4 है। तो यानी कि पहले इसके अवयव सारे के सारे दूसरे में हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसका उपसमुच्चय है, ये इसका उपसमुच्चय है। बिल्कुल सही आंसर है। किस किस का आंसर आ गया, रईसपाल का ठीक है आंसर, वेरी गुड। तो पहले वाला इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे देखिए सी इसमें है, इसमें भी है, पर डी नहीं है, और बी है, बी भी है, लेकिन डी नहीं है। लेकिन हमने कहा सारे के सारे अवयव इसके अंदर होने चाहिए, तो सारे अवयव इसके अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। ओके, गरिमा चौधरी का राइट आंसर है, वेरी गुड बच्चा। रहीस पाल बिल्कुल ठीक आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट का जो है थर्ड पार्ट देखिएगा, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन में कहा गया है आपके विद्यालय की कक्षा 11, आपके विद्यालय की कक्षा 11 और आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। अब बताओ भाई ये इसका उपसमुच्चय है या नहीं है। थर्ड वाले में आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, तो जाहिर सी बात है अगर ये कक्षा 11 का विद्यार्थी है तो ये तो विद्यालय का ही विद्यार्थी होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला क्या है, उपसमुच्चय हो जाएगा, तो इसके अंदर आपका ये वाला निशान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, और इसी तरीके से समझ में आता भी रहना चाहिए, इसी तरीके से समझ में आता भी रहना चाहिए। भाई मेहनत करोगे तो समझ में क्यों नहीं आएगा, आएगा और आना पड़ेगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले का आंसर देखते हैं कितने बच्चे देने वाले हैं, वो भी राइट आंसर। रईसपाल का ठीक आ रहा है, एक रईसपाल ही बच्चा आया और एक गरिमा चौधरी, दो ही बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रहा है या वो मैथ साइड के नहीं है। कमेंट बॉक्स में जरा अपनी स्थिति को दर्शाओ बच्चों।
क्योंकि ये चीज है ना कि बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो हमारा जो हम यहाँ पे बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं तभी वो सफल है। अगर भाई आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और हम ऐसे ही बताते रहेंगे तो फिर उससे क्या फायदा होगा। सही बात है कि नहीं है बच्चों। तो मेन बात यह है कि भाई आप लोगों को समझ में आना ही चाहिए, अगर समझ में आएगा तो तभी उस चीज का फायदा भी है। चलिए बताइए भाई फोर्थ का, फोर्थ का क्या आएगा। फर्स्ट का फोर्थ है जो, किसी समतल में एक वर्त है, किसी समतल में एक वर्त है और एक समान समतल में वर्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सही है, ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा भाई। जरूरी थोड़ा ही कि इसमें तो एक वर्त है, तो वो वर्त ऐसा थोड़े है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है, तो वो कंडीशन जरूरी नहीं कि हर बारी वो कंडीशन बनेगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो है इसका उपसमुच्चय नहीं है। ओके बच्चों, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट वाला इसका भाग नंबर 5, 6, 7। चलो तीनों से एक साथ लगा देता हूं, तीनों भाग को, और फिर बताइएगा क्या आएगा। चलिए बताइए, भाग नंबर 5 में, 6 में और 7 में, तीनों में क्या क्या आएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी बताते चलिए आंसर को, और वीडियो को शेयर भी करते चलिए। हाँ भाई क्या आया, फिफ्थ वाले में क्या आएगा। फिफ्थ वाले में, किसी समतल में एक त्रिभुज है और समतल में स्थित एक आयत। भाई त्रिभुज आयत का तो कोई मेल ही नहीं है, त्रिभुज आयत का कोई मेल ही नहीं है, तो इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। छठा बताइएगा, छठा, किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज, ठीक, और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। तो भाई यहाँ पे तो एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज आपके इस वाले समतल की बात हो रही है, तो इस वाले समतल में आपका समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, और विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय होगा, क्योंकि यहाँ एक समबाहु त्रिभुज की कंडीशन इधर दी है और इस तरफ कहा कि इधर त्रिभुज ही त्रिभुज है, तो जाहिर सी बात है समबाहु त्रिभुज इसके अंदर होगा, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। छठे में कौन कह रहा उपसमुच्चय नहीं है, रहीस पाल। बेटा क्यों नहीं होगा, इसने कहा इधर देखिए ध्यान से कि यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा है यहाँ पे, समबाहु, यहाँ पे एक ही प्रकार का त्रिभुज है, और जो दूसरी तरफ है इस तरफ सब त्रिभुज हैं, इस तरफ सारे के सारे त्रिभुज हैं, तो इसलिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज भी त्रिभुजों के अंदर ही आता है, तो इसलिए जो है उपसमुच्चय हो जाएगा। सही है रईसपाल, वेरी गुड बेटा। अगला प्रश्न देखिएगा, x एक सम प्राकृतिक संख्या है और x एक पूर्णांक है। सातवें का बताओ जरा क्या आएगा मुझे, सातवें का। x एक सम प्राकृतिक संख्या है और इधर जो है एक पूर्णांक है। तो देखो सम प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक में आपके आते हैं जीरो से शुरू हो जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और सम संख्या में आते हैं 2, 4, 6, 8। तो भाई यहां से तो ये 0 से लेकर लगातार संख्या चलती रहेगी, तो ये हमेशा क्या होगा, इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। राइट आंसर माया बेटा, वेलकम। 7 वाला उपसमुच्चय है, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड रईसपाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट में आपको बताना है सत्य है कि असत्य है, वो भी उपसमुच्चय पर ही निर्भर है, क्योंकि एक्सरसाइज पूरी उपसमुच्चय की है, और इसका बेस जो मैंने कराया, अगर आपने इसका बेस अच्छे से कर लिया तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, और बेस अच्छे से नहीं हो पाया तो ये एक्सरसाइज बहुत ही विकट हो जाएगी। असी वेलकम बेटा। चलिएगा बताइएगा, सत्य असत्य बताने हैं, सत्य असत्य आपको बताने हैं, जो आपको सिखाया गया उसी के अनुसार आपको सत्य असत्य बताने हैं। अब तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सत्य और कौन असत्य है। इसने कह रहा है कि जो ए बी है ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, ए बी इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो उपसमुच्चय क्या होता है, जिसमें सारे अवयव उसके अंदर होते हैं। अब यहाँ पे चेक करें जरा, ए इसके अंदर है, ए यहाँ पे भी है, बी इसके अंदर है, बी इसमें भी है, यानी कि इसके दोनों अवयव तो इसके अंदर थे, तो इसका मतलब ये तो इसका समुच्चय उपसमुच्चय था, और ये कह रहा है उपसमुच्चय नहीं है, तो ये वाला आपका फॉल्स हो जाएगा, ये वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, रईसपाल एक का असत्य है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, ए ई उपसमुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। भाई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसके अंदर ए ई ऑलरेडी आते हैं, और ये इसका उपसमुच्चय भी दिखा रहा है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट देखिएगा, 1, 2, 3,
एक, दो, तीन, एक और तीन तो है लेकिन पांच जो है वो इसके अंदर नहीं है, तो ये इसका एक्चुअल में उपसमुच्चय नहीं है। और ये कह रहा है इसको उपसमुच्चय होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। गरिमा चौधरी सेकंड फॉल्स है, बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड का तो बेटा ट्रू है। हाँ, तीन वाला सत्य है, तीन वाला असत्य है बेटा, तीन वाला फॉल्स है गरिमा, सही है गरिमा का आंसर। अगला देखिएगा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए बी सी है, तो ए इसका ये जो अवयव है ये पूरा पूरा इसके अंदर है कि नहीं है, है ये, इसका मतलब ये आपका ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, चार वाला सत्य है, बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा। गेमर निखिल वेरी गुड, गरिमा चौधरी वेरी गुड। पांचवें ए है और ये इसका ए बी सी, यहाँ पे बेटा इसने अवयव दिखा दिया। ये निशान हमने जब पहली एक्सरसाइज की थी तो ये निशान अवयव का होता है, और जब हम अवयव लिखते हैं तो अवयव को कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर तो हमेशा हम समुच्चय को लिखते हैं, तो इस कारण से ये फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ ये ऐसे लिखा होता, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा रहता ऐसे और इधर ए बी सी होता, अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं होता तो इस कंडीशन में ये सत्य हो जाता। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये इसका अवयव पूछा, लेकिन दिया हुआ है हमें क्या, ये दिया हुआ है यहाँ पे समुच्चय है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम, 6 से कम प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5, और x एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाज्य करती है, एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाज्य करती है। अच्छा, 6 से कम एक सम है, सॉरी सम है, तो इसमें 1 नहीं आएगा और 5 और ये नहीं आएगा, 2 और 4 आएगा। और ऐसी एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को, तो 36 तो 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, तो यानी कि दोनों तो इसमें हैं, और भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, ये आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। गरिमा का सही आंसर है, वेरी गुड बच्चा। ओके, और क्लियर हो गया सबको, कंडीशन कंडीशन क्लियर हो गई सबको, कमेंट बॉक्स में बताते चलो भाई चुप फटाफट, क्या सबको सही से समझ में आ रहा है, कंडीशन क्लियर है सबकी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने आ गया, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है, आपको यह बताना है कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है। ठीक है, पहला देखिए, पहला आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है। ए के अंदर है 1 2, ए के अंदर है 1 2, फिर 3 4 5 6। ओके, अब आपसे कहा कि 3 4 जो है, 3,4, क्या वो उप समुच्चय है ए का? आप लोग क्या बताते हो इस बारे में, क्या ये उप समुच्चय है ए का? क्या ये ए का उप समुच्चय होगा? जो बच्चे कह रहे हैं ए का उप समुच्चय, उन सबका ये फॉल्स हो जाएगा, ये वाला क्या है, गलत। 3 4 जो है इसका उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि 3 4 जो है एक अलग से इसके अंदर क्रिएट किया गया है, तो ये जो आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो 3 4 है ये इसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता, ये इसका अवयव हो सकता है। भाई 3 4 को इकट्ठा करके इसने बंद कर दिया, तो इसका अवयव हो सकता है, लेकिन ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, तो यहां पे ये वाला ट्रू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि 3 4 ना बेटा अवयव में लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक अवयव माना जाएगा। अगर मैं इसको समुच्चय के लिए कहूंगा ना, तो मुझे फिर से एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये वाला पहले वाले में कुछ डाउट है क्या किसी को? पहले वाले में कुछ डाउट है क्या? इसमें जो मैंने फॉल्स क्यों लिखा है, ये डाउट है क्या किसी को? देखो मेरी बात सुनो यार तुम लोग, यहाँ पे ए आपका लिखा है, कोई एक समुच्चय ए लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ नंबर लिख दूं, 1 2 3 4। अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो अवयव को मैं किस तरीके से लिखूंगा यार? मैं कहूंगा कि इसका जो अवयव है 1 है, या 2 जो है वो अवयव है ए का, इस तरीके से लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अगर मुझे ये लिखना पड़ जाए कि ये इसका उपसमुच्चय है, 2 जो इसका उपसमुच्चय है, तो कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा ना 2 को,
कि दो उपसमुच्चय है किसका, 1 2 3 4 का। तो यहाँ पे अगर मैं उपसमुच्चय लिखूंगा तो मुझे बंद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इसका अवयव है, अगर मैं इसको समुच्चय के रूप में दिखाना चाहूंगा तो मुझे 3 4 जो मेरे इसके अंदर अवयव माने जा रहे हैं एक एक, उनके ऊपर एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा इसको समुच्चय के रूप में दर्शाने के लिए। क्लियर। तो ऐसे ही आपका 3 4 जो है इसका अवयव माना जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। 3 4 उप समुच्चय ए का, अब ये ट्रू माना जाएगा। 3 और 4 जो है समुच्चय, तो अब ये इसका ट्रू माना जाएगा। कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए भाई। अगला देखिएगा, नेक्स्ट वाला, वन अवयव है ए का, बिल्कुल ठीक है, ट्रू हो जाएगा। वन उपसमुच्चय का नहीं, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स, कि यहाँ पे क्या है आपका, वन के आगे इसने ब्रैकेट नहीं लगाया है। ठीक है, 1 2 3 5 उपसमुच्चय है एक का, 1 2 1 2 5 1 2 5, हाँ भाई ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, 1 2 5 अवयव है, जब भी अवयव की बात होगी तो यह वाला ब्रैकेट काम नहीं करेगा, तो ये वाले भी आपका फॉल्स हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 तो इसके अंदर आ गया भाई अवयव के, 3 के साथ में 4 ही लिखा जाएगा, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। 5 अवयव है एक का, 5 जो है हर किसी का अवयव होता है। ठीक है, 5 जो है उपसमुच्चय नहीं, क्योंकि इसके यहां ब्रैकेट नहीं लगाया इसलिए, और ये वाला आपका ट्रू माना जाएगा। सबको समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों सबको समझ में आ रहा है। वीडियो को शेयर करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में बताते चलिए क्या सभी को समझ में आ रहा है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन बेटा बहुत इजी लैंग्वेज से कराऊंगा ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और मुझे उम्मीद है किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला देखिएगा, रहीस पाल, क्लियर है, वेरी गुड बेटा। और किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखने हैं। इसके सारे के सारे उप समुच्चय लिखने हैं कि सारे के सारे कितने उप समुच्चय होंगे। पहला आपका दिया गया ए, तो पहले वाले के उप समुच्चय एक तो ए ही हो जाएगा खुद में, और एक आपका फाई हो जाएगा, क्योंकि फाई तो हर किसी का उप समुच्चय होता है। दूसरे की बात करें तो उसका उप समुच्चय जो एक तो फाई होगा, ये तो कंपलसरी है, उसका एक ए हो जाएगा, और एक उप समुच्चय इसका बी हो जाएगा, और एक उप समुच्चय इसका ए बी अपने आप में खुद में भी उप समुच्चय ही होता है। तो उसके कुल उप समुच्चय जो है 4 होंगे। नेक्स्ट आपका तीसरा देखिए, 1 2 3, एक तो पूरा का पूरा ये होगा, फिर एक फाई होगा, एक आपके इसके अवयव एक हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, फिर एक बार में 1 और 2 आ जाएगा, फिर आपके 2 और 3, और एक बार में 1 और 3, तो इतने इसके उप समुच्चय बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने उप समुच्चय होंगे इसके 8, क्योंकि मैंने बताया था उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, जो घात समुच्चय होते हैं उप समुच्चय होती है, वो होती है 2 की घात, यहाँ पे 3 है तो 3 आएगा, 2 की घात n, n क्या होता है इसके अंदर जो अवयव होते हैं, तो 2 की घात में उसको ही रख दो, जितना वो आएगा उतने उसके उप समुच्चय बनेंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। नहीं, अब इसमें क्या बचा, एक और बच्चा चौथा 5, तो 5 का तो उपसमुच्चय अपने आप में 5 ही हो जाएगा। ठीक है सर, 3 वाला कैसे, ये वाला क्या, फोर्थ का थर्ड, फोर्थ का थर्ड, बेटा फोर्थ के थर्ड के उपसमुच्चय देख लीजिए आपके क्या कहेंगे। एक तो अपने आप में खुद ही रहता है उपसमुच्चय, 5 जो है वो कंपलसरी है, इसके अंदर के जो अपने अलग अलग अवयव हैं वो भी इसका उपसमुच्चय ही होगा। तो 1 भी इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, 2 भी उपसमुच्चय हो जाएगा, 3 भी उपसमुच्चय हो जाएगा, फिर 1 2 2 3 और फिर 1 3। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया।
ओके, समझ में आ रहा है सबको? बताते चलिएगा भाई कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है और आप लोग इसका आंसर देखते ही दोगे। पी ए के कितने अवयव हैं? एक समुच्चय है आपका पी ए, एक समुच्चय है ए के नाम से पी ए, और कह रहा है कि यदि ए बराबर क्या है, फाई है। फाई को क्या बोलते हैं बेटा? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो इसके अवयव कितने हो जाएंगे? अवयव, इसके अवयव 0 हो जाएंगे, क्योंकि फाई जो है एक रिक्त समुच्चय को दिखाता है, और रिक्त समुच्चय उसको कहते हैं जिसमें कोई अवयव नहीं होता। जिसमें कोई अवयव नहीं होता उसको हम बच्चों रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में बताते चलिए और वीडियो को शेयर करते चलिए सभी दोस्तों के साथ अपने, और जितने आपके फ्रेंड है पढ़ने वाले उन सबके साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आ गया आपका अंतराल रूप वाला। अंतराल रूप वाला आ गया, इसको अंतराल के रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, किस रूप में लिखना है? अंतराल के रूप में, जो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था। देखते हैं भाई कितने बच्चों को समझ में आया था अंतराल रूप। चलिए देखते हैं, ग्रीमा, रहीसपाल, कौन किन किन बच्चों को समझ में आया? अंतराल रूप लिखिए बच्चों इनका। ये अभी आपका जो है निर्माण रूप लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? निर्माण रूप। और कौन से रूप में लिखना है? अंतराल रूप में लिखना है, अंतराल रूप। तो आप यहां पे देखिए, बस आपको इतनी बात पे ध्यान देना है, इतनी सी बात पे भाई। -4 छोटा है, देखो ये जो निशान होता है ये इस निशान का बनता है, ये जो ब्रैकेट है। और ये जो निशान होता है ये वाला, ये ब्रैकेट जो है इस तरफ से ब्रैकेट लगता है, इस निशान का ब्रैकेट लगता है। ठीक है, ओके। और ये जो निशान होता है इस तरह का, इसमें ये ब्रैकेट आता है, और इधर से जो निशान है इसका ये ब्रैकेट आता है। तो आपको इसको ना अंतराल रूप में लिखना है। तो पहले का अंतराल रूप क्या होगा भाई? -4 से बड़ा है x, यानी कि -4 को इंक्लूड नहीं आएगा तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगेगा। और कोमा 6 के बराबर या छोटा है तो 6 के आगे आपका ये ब्रैकेट लगेगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, ब्रैकेट लगाने में गलती मत कर देना कभी, सोचो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही आंसर है भाई, बिल्कुल सही आंसर। रहीसपाल ने एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर दिया है, और यही बिल्कुल फॉर्म बनेगी। बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा। दूसरे का अंतराल रूप छेड़ दीजिए भाई। -12x छोटा -10। अब देखो यहाँ पे कहीं भी ऐसा निशान तो दिखाई दे ही नहीं रहा है, यहाँ तो ऐसा निशान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सा लगेगा इसमें? इसमें लगेगा कि -12 ये छोटा ब्रैकेट, और इधर कोमा -10, और इधर भी ये छोटा ब्रैकेट। कितने बच्चों का आंसर सही लगा दिया भाई? कितने बच्चों ने सही लगा दिया? गरिमा, समझ में आया बेटा? अगला देखिएगा, नेक्स्ट वाला देखिएगा क्वेश्चन। एक मिनट, ये तो पिछला ही नोट हो गया, नेक्स्ट वाला ले आता हूं मैं। 4 ही तरह के कोष्टक बनते हैं इसमें, 4 ही तरह के कोष्टक भी बनते हैं। क्रीमा का राइट आंसर है, वेरी गुड बेटा। रईसपाल का भी सही है, रईसपाल ने पहले ही आंसर दे दिया था। अगला देखिए भाई, थर्ड वाले का, कि x.x, जहां x एक रियल नंबर है और x जो है वो 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल है लेकिन 7 से छोटा है, तो इसका अंतराल रूप कैसे लिखेंगे भाई? ये देखिए, ये निशान लगाया तो इसका मतलब ये निशान का ये ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पे लिखेंगे 0, कोमा 7 से छोटा है तो 7 लिखेंगे और छोटा ब्रैकेट आएगा। ये निशान जो होता है ना, ये निशान इस वाले ब्रैकेट का होता है। ओके, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? फोर्थ वाला देखिएगा, 3 लिखेंगे, 3 से बड़ा या बराबर तो ये ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, फिर कोमा, फिर यहाँ पे भी यही छोटा या बराबर है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और यहाँ पे भी ये ब्रैकेट लिखेंगे। इसी को हम अंतराल रूप कहते हैं। 3 वाला 0,7 बिल्कुल सही है रईसपाल का। ब्रैकेट का खेल है बेटा, ब्रैकेट का खेल है। ब्रैकेट आपने सही लगा दिए तो चुटकियों में आंसर लेके आओगे, ब्रैकेट सही नहीं लगे तो फिर आंसर जो है गड़बड़ ही आएगा मैक्सिमम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्या है क्वेश्चन? जो हमने बनाया उसको हमने अंतराल रूप में लिखा। अब अंतराल रूप में तुमसे क्वेश्चन देगा और तुमसे कहेगा कि बच्चों उसको निर्माण रूप में लिखो। क्या क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से? चलिएगा क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है,
अब मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले क्वेश्चन में कहा था कि भाई उनको अंतराल रूप में लिखो, इस बार क्या कर दिया, अंतराल रूप में दे दिया और तुमसे कह रहा निर्माण रूप में लिखो। तो जो तुमने इससे पहले क्वेश्चन में किया, ध्यान से देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में ये आंसर लेकर आए थे, अब तुम्हें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इससे ये क्वेश्चन आपको बनाना है। ओके, तो कितने बच्चे बनाओगे, आंसर को दोगे मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइए। अमीषा चौधरी वेलकम बेटा। तो देखिएगा, इसका मतलब समझते हो अब क्या है, यहां पे ये लिखने इतनी बात आपको, x डॉट एक्स, जहां x क्या है, एक रियल नंबर पर आधारित है, और ये ब्रैकेट किसका निशान दिखाता है, ये दिखाता है -3 छोटा है x से, और x जो है वो छोटा है 0 से। इतनी बात आपको लिखनी है, ये आपका निर्माण रूप तैयार हो गया। बिल्कुल सही आंसर है रईस पाल का, वेरी गुड बेटा। उसमें एक्स एक्स भी शो करना है, जहां पे एक्स जो है वो दिखाएंगे ना कि रियल नंबर से है या नेचुरल नंबर से है, किससे है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, 6 से 12, 6 से 12। तो नेक्स्ट वाले में अगर आप यहां पे देखो तो क्या है आपका, x डॉट एक्स, जहां पे x एक रियल नंबर कह देंगे, और ये क्या है आपका, जो कि 6 के बराबर या 6 से बड़ा है x, और 12 से छोटा या 12 के बराबर है, उसको बंद कर देंगे, आपका निर्माण रूप हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। रमेश सिंह, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, वैसे तो मैं बोलता हूं सब स्टूडेंट के लिए गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 से 12 के लिए, 6 से 12, चलिए यहां कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। 6 से 12, बताइए भाई 6 से 12 का क्या आएगा। तो यहां पे लिखेंगे x डॉट एक्स, जहां पे x एक रियल नंबर है, और 6 पे ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, और ये वाला ब्रैकेट किस निशान को दिखाता है, ये वाला ब्रैकेट है आपका कितना, 6 से बड़ा है x लेकिन 12 से छोटा या फिर बराबर है। ठीक है, और ये आपका निर्माण रूप हो जाएगा। ओके, देखो गरिमा ने बिल्कुल सही लिखा है, ये बिल्कुल सही तरीका है लिखने का, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला, -23 और 5, और ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है x डॉट एक्स, जहां पे x एक रियल नंबर है, और -23 छोट से बड़ा है x या फिर इसके बराबर है, क्योंकि यहां पे ये ब्रैकेट है, लेकिन छोटा है किससे, 5 से, और ये आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ भाई बच्चों, कितने बच्चों को समझ में आया है। वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताओ भाई कितने बच्चों को समझ में आया है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक एक लाइक जो है बहुत खुशी देता है भाई हमें, और बहुत ही कीमती भी है हमारे लिए आपका एक एक लाइक। ठीक है सर, मैंने ये तुल्स ही नहीं रखा है, तुल्स क्या है भाई, ये समझ में नहीं आया बेटा, आपने क्या बताया मुझे, बात समझ में नहीं आई, तुल्स क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट वाला, इनके लिए आपको ना सार्वत्रिक समुच्चय लिखने हैं, इनके लिए आपको सार्वत्रिक समुच्चय लिखने हैं। कुछ एक कंडीशन देगा और आपसे कहेगा कि इनके लिए जो है आप सार्वत्रिक समुच्चय लिख के दिखाइए, कि इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या बनेगा, ये आपको देखना है। ठीक है, पहले में समकोण त्रिभुज का समुच्चय और दूसरे में समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, तो इनके लिए आप किसको प्रस्तावित करोगे, कि इनके लिए आप सार्वत्रिक समुच्चय क्या मानोगे, क्या इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा, आप लोगों को ये बताना है। तो बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्या इसके लिए क्या निर्धारित करोगे दोनों के लिए। तो सार्वत्रिक समुच्चय आपका यूनियन होता है, वो क्या हो जाएगा, एक है समकोण त्रिभुज और दूसरा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसमें क्या आएगा, सभी त्रिभुज का समुच्चय, सभी त्रिभुज का समुच्चय। ठीक है, क्योंकि सभी त्रिभुज के अंदर आपके समकोण भी आ जाएंगे और समद्विबाहु भी त्रिभुज आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट वाला लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है बच्चों, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको लोगों को बताऊंगा और फिर क्लास जो है एंड हो जाएगी अपनी। आज की एक्सरसाइज समझ में आई सभी बच्चों को? क्वेश्चन है आपका, समुच्चय ए है 1 3 5, बी है 2 4 6, सी है 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? इनमें से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं बच्चों? भाई सार्वत्रिक समुच्चय वो होते हैं जिसमें सभी अवयव होते हैं, जिसमें सभी अवयव होते हैं। तो देखते हैं कौन सा यूनियन आएगा इसमें। 1 3 5, 1 है 3 है 5 है, 2 4 6, 2 है 4 है 6 है, 0 2 4 6 8, इसमें 8 नहीं है तो ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद क्या है 7 8, 6 7 8, 7 इसमें नहीं है पर इसमें होना चाहिए, यहाँ पे 7 8 है तो यहाँ पे 0 1 2 3 6 7 8 9 10 ये वाला सार्वत्रिक हो जाएगा और ये वाला भी आपका सार्वत्रिक हो जाएगा। तो 9th वाले के आपके कौन से हो जाएंगे? दूसरा और चौथा। 9th वाले का आपका और चौथे में, हाँ चौथे में आपका 0 तो नहीं है पर इसमें यहाँ 0 भी है तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? सिर्फ तीसरा, तीसरा जो आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। गोलू भाई गुड आफ्टरनून। ठीक है, समझ में आ गया भाई सभी बच्चों को? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी फटाफट कि समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो को शेयर करो और कमेंट बॉक्स में बताते चलिए समझ में आया कि नहीं आया। हाँ ये वाला सही, फोर्थ नहीं बेटा थर्ड सही है। फोर्थ नहीं है थर्ड, फोर्थ में 0 नहीं है ना। किसने बताया? फोर्थ गेमर निखिल। बेटा फोर्थ में 0 नहीं है। रईसपाल आपका कितना है बेटा? रईसपाल से पूछ सकते हो आप, ये बिल्कुल सही आंसर दे रहा है बच्चा। हाँ क्लियर है, वेरी गुड। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो जान लीजिए जो आपके अगली क्लास में काम आने वाली है। उत्कर्ष गोस्वामी वेलकम बेटा। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ जिसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, जिसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, और इसको हम बच्चों सर्वनिष्ठ को जो है इसको हम इस निशान से दर्शाते हैं। ये जो निशान होता है उल्टा यू, इसको हम इससे दर्शाते हैं। ये जो उल्टा यू है ये आपका सर्वनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ। और इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। और ये अपोजिट होता है, ये इसका उल्टा होता है किसका? यूनियन का। यूनियन का मतलब आपको मैंने बताया था, यूनियन का मतलब है सार्वत्रिक, और इसका मतलब होता है सर्वनिष्ठ। मतलब यहाँ पे सब लेंगे और यहाँ पे सिर्फ कॉमन। जैसे ये जो सर्वनिष्ठ है ये क्या है? जैसे मैंने एक समुच्चय लिख लिया आपका A 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे मैंने B समुच्चय लिख लिया 1 2 5 7 9। ये मेरे पास मान लो दो समुच्चय लिखे हुए हैं, एक समुच्चय A है AB, और आपसे पूछा जाए कि इसका सार्वत्रिक बताओ, तो सार्वत्रिक बताने के लिए हम क्या करेंगे? A इंटरसेक्शन B, ये निशान लगाएंगे बीच में A इंटरसेक्शन B का, और इनमें से सिर्फ उन्हीं अवयव को लिखेंगे। आर्यन नाविक वेलकम बेटा। इनमें से हम उन्हीं अवयव को लिखेंगे जो अवयव दोनों में है, जैसे कि 1 2, ये सिर्फ दोनों में है। तो सार्वत्रिक समुच्चय वही होता है जिनमें केवल उभयनिष्ठ वाले को ही हम लेते हैं। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ हमारा कितना हो गया? 1 और 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका उल्टा आपसे पूछा जाता है कि इसका यूनियन बताओ, सार्वत्रिक बताओ, उसको यूनियन कहते हैं सार्वत्रिक को, तो आप A यूनियन B लिखते, और A यूनियन B में जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही 1 2, और उसके बाद जो बचे उनको भी लिख लेते हैं 3 5 7 9। इसको हम कहते हैं
ये आपका सर्वनिष्ठ होता है, सर्वनिष्ठ इसको उल्टे यू से निर्धारित करते हैं, और ये आपका सार्वत्रिक होता है, इसको सीधे यू से निर्धारित करते हैं। इसको इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। यूनियन मतलब जोड़ देना। खुशी शर्मा वेलकम बेटा। यूनियन मतलब इसको जोड़ देना, और सार्वत्रिक मतलब जो सिर्फ कॉमन होते हैं, सिर्फ उभयनिष्ठ होते हैं, उन्हीं को इसमें लेते हैं। कमेंट बॉक्स में आया बच्चों, दोनों को समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया कि इसका मतलब क्या है? सार्वनिष्ठ का इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब सबको जोड़ देना। अगला देखिएगा, समुच्चय का अंतर। समुच्चय का अंतर या फिर घटाना। समुच्चय का अंतर या फिर समुच्चय का घटाना, किस तरीके से हम समुच्चय को घटाते हैं और किस तरीके से हम समुच्चय का अंतर निकालते हैं, ये देख लो जरा। यदि हम a माइनस बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? a माइनस बी, ए समुच्चय में से b को घटाते हैं, तो निरूपित समुच्चय में a का b अंतर उन अवयव को लिखते हैं जो a में तो है किंतु b में नहीं होते, उसको हम क्या लिखते हैं? इनका अंतर लिखते हैं। ठीक है, किस तरीके से देखिए ध्यान से, कैसे हम समुच्चय को घटाते हैं। जैसे आपने एक समुच्चय ले लिया यहाँ पे a b c और d, दूसरा समुच्चय आपका b है, ये समुच्चय हमने लिख लिया यहाँ पे सी डी ई एफ। अब हमने कहा भाई a माइनस बी निकालो, a माइनस बी, ए में से b को घटाओ, a में से b को घटाओ। सिस्टर वेलकम बेटा। a में से b को घटाओ, नोट करने दो बेटा, भी कर लेना नोट, एक सेकंड में लगा देता हूं दोबारा से। ये था ना, ये वाला सार्वनिष्ठ वाला नोट करना था ना, कर लो बेटा, सार्वनिष्ठ वाला नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हो गया? नोट हो गया तो कमेंट बॉक्स में बता देना। हो गया नोट बेटा? चलिए, चलिए देखिएगा समुच्चय का अंतर, समुच्चय को किस तरीके से हम घटाते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम समुच्चय को घटाते हैं वो देख लीजिए। समुच्चय का अंतर, प्रतीक a माइनस बी। देखो, अगर मुझे a में से b को घटाना है, मैंने एक समुच्चय ले लिया a b c d और दूसरा समुच्चय ले लिया c d e f। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों समुच्चय में कॉमन क्या क्या है, दोनों समुच्चय में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है भाई, आपका c है, इसमें इसमें भी c है, यहाँ पे d है, इसमें भी d है। यानी कि जब हम घटाएंगे c से c कट जाएगा, d से d कट जाएगा। तो a माइनस बी आपके अनुसार क्या होना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हो कि भाई a माइनस बी सर को क्या लिखना चाहिए? a माइनस बी के अंदर सर को क्या लिखना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताओ जरा मुझे कि a माइनस बी के अंदर सर को क्या लिखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी फटाफट बच्चों कि मुझे a माइनस बी के अंदर क्या लिखना चाहिए। तो मुझे बच्चों a माइनस बी के अंदर जो लिखना चाहिए वो क्या लिखना चाहिए? वो लिखना चाहिए मुझे a और b। क्या आएगा मेरा a के अंदर? a और b आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा मेरा? a और b। जब हम दो समुच्चयों को आपस में घटाते हैं तो जो समुच्चय हमारा पहले रखा रहता है, जो समुच्चय हमारा पहले रखा रहेगा, जब हम उसको घटाएंगे आपस में तो जो कॉमन अवयव है वो कट जाएंगे, और जो पहले समुच्चय रखा रहेगा उसी के अवयव उसके घटा में रखेंगे, उसके अंतर में रखेंगे। अब यहीं पे देख लो, आपको अगर आपको मान लो हम कहते कि ये निकालो भाई, हम आपसे पूछते कि बच्चों मुझे निकाल के दो b माइनस ए, b माइनस ए, b में से a घटा के दो, क्या आएगा? b में से a घटा के दो क्या आएगा? रईस पाल का सही आंसर है। b में से अगर a में घटाता हूं तो फिर बात तो वही है, जो कॉमन है वो वाले तो कट ही जाएंगे। इस बार कौन पहले रखा हुआ है निर्भर इस बात पे करता है, इस बार पहले b रखा हुआ है, तो जो b के बचे हुए अवयव हैं वो आएंगे b माइनस ए में e और f। क्या आएंगे? e और f, ये जो बचे हुए अवयव हैं ये इसके अंदर आएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समुच्चय के अंदर a माइनस बी जो है वो बराबर नहीं होता किसके?
a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के बराबर नहीं होता है। ओके, ये बात आपको समझ में आई बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी मुझे फटाफट, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? सार्वत्रिक क्या होता है, दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट बॉक्स में बताते चलिए बच्चों फटाफट, और वीडियो को शेयर करते चलिए। अगला है आपका समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। समुच्चय का पूरक, एक ये जानना है आपको। समुच्चय का पूरक, मान लो, देखो इसको समझो फिर डेफिनेशन समझ में आएगी। पहले एक क्वेश्चन देख लो आपका किस तरीके से हम इसको करते हैं। मान लो आपको एक यूनियन सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है, आपको एक यूनियन समुच्चय दे रखा है यू, जो कि आपको है 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक यूनियन समुच्चय दे रखा है, सार्वत्रिक समुच्चय। और आपसे एक समुच्चय दे दिया गया है ए, और ए के अवयव हैं 2 3 5। आपसे कहा जाए कि ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, ए का पूरक समुच्चय। तो ए का पूरक समुच्चय क्या होगा बच्चों? ए का पूरक समुच्चय हम उसको बोलते हैं, और इस पूरक समुच्चय को हम किससे दर्शाते हैं? ए डैश से। इसके ऊपर जो डैश लगा देते हैं, जो निशान है, ये पूरक का होता है। तो जो ए डैश होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका यू माइनस ए। मतलब कि यूनियन में से हम ए वाले अवयव को हटा देंगे और जो बाकी बचे उनको लिख देंगे, वही हमारा क्या होता है? आपका पूरक समुच्चय। देखो यहाँ पे 2 है, 2 इसमें भी है, और 3 है, 3 है, और 5। तो बचे कौन कौन से? जो बचे उनको हम लिख देंगे 1 4 6। तो ए का जो पूरक होगा वो हो जाएगा 2, सॉरी, वो हो जाएगा आपका 1 4 6। तो इसको हम पूरक समुच्चय कहते हैं। यानी कि यूनियन में से जो आपका सार्वत्रिक समुच्चय होता है, उस यूनियन में से अगर आप दिए गए समुच्चय के कंपोनेंट को हटा देते हैं, घटा देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय का पूरक समुच्चय कहते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको? कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? वीडियो को शेयर करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, खुशी गुप्ता सिस्टर, सिंपल बॉय, गरिमा, रहीस पाल, वेरी गुड। सभी बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया बच्चों? आज हमने सीख लिया समुच्चयों को कैसे घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, और भाई समुच्चय का पूरक क्या होता है, यूनियन क्या होता है, सार्वत्रिक और इंटरसेक्शन क्या होता है। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हमने सीखी, और मुझे उम्मीद है बच्चे आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बात बताइए कि आप लोगों को समझ में ये बात आई या नहीं आई। कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, उप समुच्चय क्या होता है, ये सारी चीजें आज आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, मुझे उम्मीद है। हाँ भाई गेमर, थक तो गए बोलते बोलते, बस अब क्लास का एंड ही होने वाला है। आज का हमें यही करना था। उसके बाद जो है कल की एक्सरसाइज हम लोग कौन सी करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कल की एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, क्योंकि ये इस टाइम जो है ना बेटा, ऑफलाइन क्लास का टाइम भी हो जाता है ना हमारी, तो वो भी क्लास हमें लेनी है, ऊपर बच्चे आ जाते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, बाहर चला गया था, तो मैंने सोचा फिर भी क्लास तो बच्चों की लेनी है, तो कम से कम जितना होगा उतना कराओ। तो फिर भी ये है कि अच्छे टाइम में जो है कंप्लीट एक्सरसाइज समझ में आ गई। और भाई बच्चों आप लोगों को मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, या फिर इसमें कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं। मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? ओके बच्चों, भाई किसी को कोई शिकायत हो, कोई प्रॉब्लम हो हमसे, तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों? तो आज हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी सीख ली। कल हम सीखेंगे वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। क्या वेन डायग्राम आप लोगों को बनाने आते हैं? कल हम क्या क्या सीखेंगे? कल हम सीखने वाले हैं वेन डायग्राम एक तो, ठीक है? देखूं,
कल हम वैन, ये देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, कल हम लोग जो है वैन डायग्राम बनाना सीखेंगे। एक तो वैन डायग्राम किस तरीके से बनाते हो, और जी समुच्चय में सर्वनिष्ठ वो आपको बताया ही मैंने, वो चीज़ कल सीखेंगे एक बार फिर से। और वैन डायग्राम यूनियन का कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम जो है कल की वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद आपकी एक थ्योरम आएगी, वो चीज़ हम सीखेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है भाई इस चैप्टर में आप लोगों को कोई डाउट तो मैं नहीं रहने दूंगा, इस चैप्टर में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई अब तक की मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होंगी, और इसको नोट करते चलिएगा, जल्दी आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और आप लोगों को अपना वो चैनल तो उसका पता ही है आपको, उस पे है जो, अरे क्या बोलते हैं इसको यार, टेलीग्राम टेलीग्राम पे चैनल एक बनाया हुआ है, वहाँ पे जो है आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। और भाई शाम को मिलते हैं आपकी वही जीके की क्लास। आज जीके किसके बारे में रखना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई सुझाव है आप लोगों का, किसका जीके करना चाहिए आज, कोई सुझाव है जीके के बारे में तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बाकी चलिए, अब बच्चे आ गए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। और शाम को तो होती है क्लास, वो वाली आपकी जीके वाली होती है, और 10th क्लास का मैथ कराते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई बोर्ड में है, तो उनको बता दीजिएगा जिनको करनी होगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है बच्चों, पूरे जोश के साथ जय हिंद, जय भारत। ओके, बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और बढ़िया से पढ़ाई करो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लास को ज्वाइन करो।